नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप बीएससी सेम 1 में हैं, तो आपके सिलेबस का ये टॉपिक है जिसमें कि बोर्स थ्योरी और उसके लिमिटेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो हम इस सेशन में बोर्स थ्योरी और उसके लिमिटेशन पर जो नोट्स है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चाहे तो आप इसको यहाँ पर देख करके नोट्स लिख सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। इससे ज्यादा उन्होंने और कुछ भी नहीं कहा था कि ये जो नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षा में रोटेट करते रहता है। लेकिन जो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अगर कोई आवेश, जैसे कि न्यूक्लियस में प्लस आवेश रहता है, आपको पता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, तो कोई आवेश अगर किसी आवेश के चारों ओर रोटेट करेगा तो इससे लगातार एनर्जी रेडिएट होगा, यानी एनर्जी जो है घटती चली जाएगी और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ गिर जाएगा, तो नाभिक में गिर जाएगा और एटम का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस कमी को दूर किया किसने, तो बोर्स ने, नील बोर ने। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नील बोर in 1913 proposed a theory to explain the structure of atom। नील्स बोर ने 1913 में एक थ्योरी प्रपोज किया, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ज्यादा क्लियर करता है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो क्या क्या हैं, इसको आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग फिक्स्ड एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो प्लस है, जो प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है इसकी एनर्जी फिक्स होती है। इसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। इसकी अलग एनर्जी होगी, इसकी अलग एनर्जी होगी, इसकी अलग एनर्जी होगी। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी होती है, अगर इस कक्षा के लेवल की एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में रोटेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस लेवल की होगी तो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में रोटेट करेगा। इसी तरह से जितने भी सेल हैं या ऑर्बिट हैं उसकी एनर्जी फिक्स होती है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है इसे किसी भी प्रकार का एनर्जी रेडिएट नहीं होता है, इससे बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो वही सबसे पहला जो इन्होंने पोस्टुलेट्स दिया था इसी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग फिक्स्ड एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे तो इससे आपका नंबर ज्यादा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है सेल में या कक्षा में, जो ऑर्बिट में जो घूमता है, ठीक है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए। तो इसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई होता है, यानी कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होना चाहिए। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 1h/2 पाई होगा तो वो पहली कक्षा में रोटेट करेगा। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 2h/2 पाई होगा तो वो सेकेंड एनर्जी लेवल में रोटेट करेगा। इसी तरह से 3h/2 पाई होगा तो वो थर्ड एनर्जी लेवल में रोटेट करेगा। मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं संवेग। मोमेंटम दो तरह का होता है, एक होता है आपका लीनियर, एक होता है आपका एंगुलर। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा क्या, तो मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो इसमें रेडियस आ जाता है जिसको कि हम लोग MV/R भी दिखाते हैं। दैट मीन्स जिस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, ठीक है, यानी कि MV/R बराबर h/2 पाई हो। यहाँ पे h के स्थान, यहाँ h है ना, तो h के बगल में आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर NH/2 पाई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो MVR का वैल्यू h/2 पाई का जितना भी मल्टीपल होगा उसी वैल्यू के सेल में वो इलेक्ट्रॉन रहेगा। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस से ये जो नाभिक होता है, इस नाभिक से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा इस कक्षा की एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नाभिक के पास जितना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा इसको दूसरे एटम से रिएक्ट करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये जल्दी छोड़ेगा ही नहीं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चल जाएगा इसकी एनर्जी भी बढ़ती चल जाती है। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट
then it release energy in form of electromagnetic radiation and vice versa। कहने का मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी अधिक सबसे अधिक है, इसकी एनर्जी इससे कम होगी। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कक्षा में आना चाहेगा तो इसको एनर्जी गेन करना पड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर इस कक्षा में जाना चाहेगा तो इसको एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं लिमिटेशन के बारे में। दिस मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन लाइक एटम्स सच एज हाइड्रोजन, हीलियम, etc। यानी कि ये जो मॉडल दिया था नील्स बोर ने, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन जिस एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा या उस टाइप का जो भी एटम होगा जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल होगा, फिर हीलियम प्लस आयन में, जैसे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, दैट मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर He प्लस की बात करें तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दैट मीन्स He प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम में होगा या जिस भी आयन में एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी के लिए एप्लीकेबल होगा ये रूल। कौन सा, तो नील्स बोर का। ठीक है, ये इसका लिमिटेशन हो गया। नेक्स्ट है जीमन इफेक्ट। देखिए जीमन इफेक्ट क्या है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड जीमन इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम यहां से जा रहा है, ठीक है, तो इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट किया गया तो इसमें स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाता है, इधर उधर डेविएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग होता है तो इस स्प्लिटिंग को मैग्नेटिक फील्ड में कहा जाएगा जीमन इफेक्ट है। तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया, तो किसने नहीं किया, तो नील्स बोर ने। ये इसका लिमिटेशन हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया जाए और इसमें जो फिर ये स्प्लिटिंग होता है इसको कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट, जो कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है। देखिए it cannot explain the splitting of spectral lines in presence of electric field called Stark effect। तो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट दोनों को ही क्लियर नहीं किया किसने, तो नील्स बोर ने। तो ये इसका लिमिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ऑर्बिट्स आर सर्कुलर वेयर एज इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर ऑल्सो पॉसिबल। यानी ये जो एटम है, एटम में जो सेल में इलेक्ट्रॉन घूमता है ये सर्कुलर पाथ में घूमता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि ये इलिप्टिकल पाथ में घूमे, यानी अंडाकार शेप जो होता है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है तो ये इस टाइप में भी घूम सकता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ में भी घूम सकता है। तो इस चीज को इन्होंने क्लियर नहीं किया कि सर्कुलर पाथ में ही क्यों घूमता है। ठीक है, तो नील्स बोर ने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया और ये इसका लिमिटेशन बन गया। नेक्स्ट क्या है, दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है इस चीज के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो क्यों करता है। तो दोस्तों इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको सेम 1 का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।